ए होलो मेटल स्फेयर ऑफ रेडियस आर इज यूनिफॉर्मली चार्ज। ठीक है, होलो स्फेयर है तो चार्ज उसके सरफेस पर ही रहता है, अंदर तो रहता नहीं है। द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द स्फेयर एट ए डिस्टेंस स्मॉल आर फ्रॉम द सेंटर, तो अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होता रहता है। इसमें क्या लिखा हुआ है, जीरो एज द आर इंक्रीजेस व्हेन आर इज लेस देन आर, मतलब अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। इंक्रीजेस एज आर इंक्रीजेस फॉर आर ग्रेटर देन आर, तो बाहर जाने के बाद में ये इंक्रीज होने लगेगा, नहीं गलत होता है, बाहर जाने के बाद में तो डिक्रीज होता है। डिक्रीजेस एज आर इंक्रीजेस फ्रॉम, ये गलत है। इंक्रीजेस एज आर इंक्रीजेस, ये भी गलत है। जीरो एज आर इंक्रीजेस फॉर आर लेस देन आर, हाँ ये ठीक है कि अंदर जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। एंड डिक्रीजेस एज आर इंक्रीजेस फॉर आर ग्रेटर देन आर, ये सही है। देखो भाई, ये अपने पास में मेटेलिक स्फेयर है तो इसके अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है ना। ये रेडियस हमारे पास में कैपिटल आर है, तो अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। जब बाहर निकल जाते हैं तब इलेक्ट्रिक फील्ड ई इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर के हिसाब से डिक्रीज होने लगेगा, क्योंकि अपॉन में आर स्क्वायर है ना। तो फिर ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है। इस क्वेश्चन में हम लोगों को बोल रखा है, इफ पोटेंशियल्स इन ए रीजन इज एक्सप्रेस्ड एज v इक्वल टू 6xy माइनस वाई प्लस 2yz, ये सब जगह चेंज हो रहा है, xyz तीनों डायरेक्शन में चेंज हो रहा है। द इलेक्ट्रिक फील्ड 8.110 इज वॉट, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो जो v तीनों रेस्पेक्ट में चेंज हो रहा होता है, xyz तीनों में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं बताओ। बहुत बढ़िया सा फॉर्मूला है, वेक्टर E इज इक्वल टू माइनस डेल वी बाई डेल एक्स आई के माइनस डेल वी बाई डेल वाई जे के माइनस डेल वी बाई डेल जेड के। ठीक है, v कितना दे रखा था, v दे रखा था 6xy माइनस वाई प्लस 2yz। अब आप इन तीनों को कैलकुलेट करेंगे और उसके बाद इनके आंसर्स को यहाँ पे रख देंगे। तो पहला है डेल वी बाई डेल एक्स। डेल वी बाई डेल एक्स का मतलब है v की इक्वेशन का मतलब v का डिफरेंशिएशन करना है केवल x के रेस्पेक्ट में, मतलब y और z को इसमें कांस्टेंट मानना है। ठीक है, तो इन तीनों का अलग अलग डिफरेंशिएशन होगा। 6 और y कांस्टेंट है, ये बाहर आ गया। और अब मैं डेल की जगह d बाई डी एक्स का ले रहा हूँ, ये हो जाएगा dx बाई डी एक्स माइनस वाई को बाहर लिख देता हूँ, यहाँ कुछ भी नहीं बचेगा, 1 बचेगा, d1 बाई डी एक्स। इसमें 2 भी कांस्टेंट है, y भी कांस्टेंट है, z भी कांस्टेंट है, तो 2yz और क्या बचेगा, 1 बचेगा, तो d1 बाई डी एक्स। अब कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, तो ये दोनों टर्म्स हट जाएंगे, खाली ये बचेगा। इसमें dx बाई डी एक्स 1 है, तो कितना आएगा 6y। इसी तरीके से जब हम लोग y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये इस तरीके से लिखाई में आएगा। y के केस में क्या होगा कि x और z को हम लोगों को कांस्टेंट लेना है, तो देखो 6x यहाँ पर कांस्टेंट रहेगा, फिर क्या बचेगा y, इसलिए dy बाई डी वाई, फिर माइनस ये dy बाई डी वाई तो है, इसमें 2 और z कांस्टेंट आएगा तो 2z को बाहर लिख लिया, फिर y बचेगा, इसलिए dy बाई डी वाई। अब dy बाई डी वाई 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, तो यहाँ कितना बचेगा 6x, फिर माइनस 1 और यहाँ आएगा प्लस 2z। अब उसके बाद में डेल वी बाई डेल जेड करना है, तो डेल वी बाई डेल जेड में जेड के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, तो x और y को कांस्टेंट लेना पड़ेगा। तो इसमें ये 6x और y तीनों कांस्टेंट है, तो यहाँ पर 1 बचेगा, इसलिए d1 बाई डी जेड, फिर माइनस ये y खुद कांस्टेंट है, उसके बाद में 1 बचेगा, इसलिए d1 बाई डी जेड, फिर प्लस इसमें 2y कांस्टेंट है, ये 2y आ गया, क्या बचेगा z, dz बाई dz, dz बाई dz 1 होगा, और ये दोनों जीरो हो जाएंगे क्योंकि कांस्टेंट के डिफरेंशिएशन 0 है, तो यहाँ कितना बचेगा खाली 2y। अब इन तीनों की वैल्यूज को यहाँ पे पुट कर देना है, तो वेक्टर E इज इक्वल टू डेल वी बाई डेल एक्स, उसके आगे माइनस लगेगा, ये रहा, तो माइनस 6y और फिर आई के, फिर इसी तरीके से डेल वी बाई डेल वाई, उसके आगे भी माइनस लगाएंगे, तो यहाँ मैं ब्रैकेट यूज कर लेता हूँ, 6x माइनस 1 प्लस 2z फिर j, और डेल वी बाई डेल जेड 2y है माइनस 2y के। अब ये जो E है वो XYZ में लिखा हुआ है, और हम लोगों को ये बोल रखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कौन से पॉइंट पर निकालना है, 1 1 0 पर, यानी कि इसमें x इक्वल टू हम लोगों को 1 पुट करना है, y इक्वल टू 1 पुट करना है, और z इक्वल टू 0 पुट करना है इसके अंदर, तो उससे हम लोगों को इस वाले पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा। तो y इक्वल टू 1 रखते हैं तो कितना आ जाएगा माइनस 6i, फिर ब्रैकेट के अंदर x की जगह 1 रखना है, तो 6 माइनस 1, और z की जगह 0 0 j, फिर यहाँ पे y की जगह 1 रखना है माइनस 2k, क्या आएगा माइनस 6i, यहाँ कितना आएगा माइनस 5j माइनस 2k। अब ऐसा आंसर नहीं लिखा हुआ, माइनस कॉमन लेके लिखा हुआ है, तो माइनस कॉमन ले लेते हैं,
ये आ जाएगा 6i प्लस 5j प्लस 2k। दे रखा है क्या कुछ? हाँ दे रखा है, तो यही अपना आंसर है। अब ये क्वेश्चन क्या कहता है भाई, टू पैरेलल इनफाइनाइट line charges with linear charge densities lambda coulomb per meter और माइनस लेमडा कोलोम पर मीटर आर प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 2r, ठीक है, इन फ्री स्पेस। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड मिडवे बिटवीन द टू लाइन चार्जेस। अच्छा, तो इसमें दो पैरेलल लाइन चार्जेस इस तरह से हैं और दोनों इनफाइनाइट लेंथ के हैं, ठीक है। एक पर प्लस लेमडा कोलोम पर मीटर का चार्ज डेंसिटी है और दूसरे पर माइनस लेमडा की, मतलब इस पर पॉजिटिव चार्ज है उस पर नेगेटिव चार्ज, ये मतलब है। इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस दे रखी है वो 2r दे रखी है, ठीक है। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड मिडवे बिटवीन द टू लाइन चार्जेस। इन दोनों के बिल्कुल बीच में मान लो ये पॉइंट ए है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो इसकी यहाँ से डिस्टेंस r होगी और इसकी भी यहाँ से डिस्टेंस कितनी होगी, r होगी, ठीक है। अब इनफाइनाइट लेंथ के वायर के कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, ये होता है 2k लेमडा अपॉन r, ठीक। अब देखो ये वाला पॉइंट हम लोग ले लेते हैं, तो इसके कारण से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो प्लस से दूर की तरफ, ऐसे लेफ्ट से राइट की तरफ आएगा, और नेगेटिव के कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड उसी की तरफ आता है, मतलब ये भी लेफ्ट से राइट की तरफ आएगा, तो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस हो जाएंगे बस, ठीक है। तो अपने पास जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो आएगा 2k लेमडा डिवाइडेड बाई डिस्टेंस कितनी है, r, इसके कारण से भी यही है 2k लेमडा डिवाइडेड बाई r, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा अपने पास है 4k लेमडा डिवाइडेड बाई r। अब k नहीं दे रखा, उसकी जगह ये वैल्यू लिखी हुई है, तो हम लोग लिख देते हैं 4 डिवाइडेड बाई k की वैल्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लेमडा अपॉन r। 4 से 4 कैंसिल, तो ये हो जाएगा लेमडा डिवाइडेड बाई पाई एप्सिलॉन नॉट r। लिखा हुआ है क्या कहीं पे? हाँ, ये अपना आंसर है। अब इस क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, ए थिन कंडक्टिंग रिंग ऑफ रेडियस कैपिटल आर, ये कोई रिंग है जिसकी रेडियस कैपिटल आर है, इज गिवन ए चार्ज प्लस क्यू, इस पर प्लस क्यू चार्ज दे रखा है। द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ओ, मीन्स ये वाला, ऑफ द रिंग ड्यू टू द चार्ज ऑन द पार्ट ए के बी ऑफ द रिंग इज ई, मतलब ये जो ए के बी वाला पार्ट है, यहां से लेकर ये वाला इतना सा पार्ट है, इसके कारण से सेंटर पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना है, ई है। द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ड्यू टू द चार्ज ऑन द पार्ट ए सी डी बी इज व्हाट, ए सी डी बी, इनके कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। कहने का मतलब है इसके 1/4 के कारण से हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया, अब बाकी 3/4 के कारण से हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पर कैलकुलेट करना है, ठीक है। सोचते हैं, अब देखो इस पर हम लोग दो तरीके से सोच सकते हैं। मान लो ये अपने पास में रिंग है ना, इस रिंग के हम लोगों ने दो पार्ट कर दिए, एक तो ये वाला पार्ट और बाकी ये वाला पार्ट, ठीक। इन सब पर अपन लोगों को क्यू चार्ज दे रखा है, ठीक है। अब दो की जगह पर हम लोग इसके 4 पार्ट कर देते हैं, तब क्या तकलीफ है भाई, यहाँ पर जो चार्ज आता है वो Q/4 आता है, सब जगह जो चार्ज आता है वो Q/4 रहते हैं, ठीक है। यहाँ सेंटर पर हम लोग एक स्मॉल क्यू चार्ज रख देते हैं, ये सारे के सारे पॉजिटिव और ये स्मॉल क्यू भी पॉजिटिव है, ये टेस्ट चार्ज है, तो इसके कारण से इस पर पॉजिटिव चार्ज है, इसके कारण से इस पर जो नेट फोर्स लगता है वो इस डायरेक्शन में लगता, ठीक है। और इसी तरीके से इसके कारण से इस पर जो नेट फोर्स लगता है वो इस डायरेक्शन में लगता, और ये दोनों वैल्यू सेम होती, तो ये दोनों वैल्यूज कैंसिल होती, इसलिए इस वाले हिस्से के कारण से और इस वाले हिस्से के कारण से क्यू पर जो फोर्स लगता है वो 0 होता। इसी तरीके से इतने वाले चार्ज के कारण से इस पर जो फोर्स लगता है वो इस तरह से लगता, रिपल्सन फोर्स, और इसी तरीके से इसके कारण से जो फोर्स लगता है वो इस डायरेक्शन में लगता, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, तो ये जो चार्ज क्यू है इस पर नेट फोर्स कितना होता, 0, ठीक है। तो जब नेट फोर्स 0 होता है तो इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, E = F/Q होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कितना होता, 0, ठीक है। यहाँ से हम लोगों को पता चल रहा है कि रिंग के सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। अब या तो ये फैक्ट तुम याद कर लो, है ना, या याद होगा कुछ लोगों को, नहीं तो हमारे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला भी होता है। क्या फॉर्मूला होता है भाई, बताओ, KQ(x) डिवाइडेड बाई r² प्लस x² टू द पावर 3/2, रिंग के कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने का ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब ये क्या हुआ करता है याद करो, हम लोग SF
डायग्राम बनाया करते थे, ये रिंग होती थी, उसके सेंटर से एक्सिस पर कोई डिस्टेंस लिया करते थे, कोई पॉइंट पी की, और ये डिस्टेंस हुआ करती थी एक्स, और ये रेडियस इसकी हुआ करती थी आर। तो जब ये पॉइंट सेंटर पर आ जाएगा तो एक्स कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा इस केस में। तो एक्स इक्वल टू जीरो यहाँ पर और यहाँ पर पुट करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, यहाँ आएगा जीरो डिवाइडेड बाई आर क्यूब, यानी कि जीरो। तो यहाँ से भी पता चल रहा है कि सेंटर पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो जीरो आएगा। ठीक है, अब अपन वापस क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द रिंग ड्यू टू द चार्ज ऑन द पार्ट ए के बी ऑफ द रिंग इज ई। मतलब ये जो इतना सा हिस्सा है इसके कारण से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है वो कितना लग रहा है, ई लग रहा है। ठीक है, तो बाकी के कारण से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगना चाहिए वो भी कितना लगना चाहिए, ई, तभी तो ये दोनों कैंसिल कर पाएंगे, है ना। अब ऑप्शन में देखो ई कहीं पर दे रखे हैं कि हाँ ये दो दे रखे हैं, तो अपने आंसर इन दोनों में से एक हो सकते हैं। लेकिन अब इनकी कुछ डायरेक्शन दे रखी है, ये तो ओ से के की तरफ दे रखा है और ये के से ओ की तरफ दे रखा है। अब इसको चेक करते हैं। देखो इन सब पर पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज थे, क्वेश्चन में लिखा हुआ है चार्ज कितना है, प्लस क्यू। तो इस इतने से पार्ट के कारण या इतने से पार्ट के प्लस क्यू चार्ज के कारण से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो के से ओ की तरफ आएगा, है ना। अब बाकी बचे हुए पार्ट के कारण से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आना चाहिए वो उल्टी डायरेक्शन में आना चाहिए, जब भी तो कैंसिल कर पाएगा, मतलब ओ से के की तरफ। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो ई होगा और उसकी डायरेक्शन ओ से के की तरफ ही होगी। अब इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट इन फ्री स्पेस ड्यू टू ए चार्ज क्यू कूलोम इज क्यू इंटू 10⁻11 वोल्ट। द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट इज व्हाट। जो भी आंसर दे रखे हैं वो क्यू की टर्म्स में दे रखे हैं और साथ में ये एप्सिलॉन जीरो वगैरह पाई वगैरह भी आ रहा है। ठीक है, तो हम लोग को गिवन क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दे रखा है ड्यू टू ए चार्ज क्यू। ठीक है, और हम लोग को क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ठीक है, तो हम लोग मान लेते हैं कि कोई चार्ज क्यू है, ठीक है, और इससे आर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट मान लो पी है। यहां पर हम लोगों को पोटेंशियल दे रखा है वी, पी इज इक्वल टू 1/4πε0 क्यू डिवाइडेड बाई आर, ये हम लोगों को दे रखा है। ठीक है, और ये जो वीपी है इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू है क्यू मल्टीप्लाइड बाई 10⁻11 वोल्ट। ठीक भाई, अब हम लोगों को कैलकुलेट क्या करना था भाई, कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है, 1/4πε0 क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। अब इसमें क्यू वगैरह तो पता है लेकिन आर हम लोगों को नहीं पता है। ठीक है, तो ये आर यदि किसी तरीके से पता चल जाए तो शायद हमारा काम हो जाए। हम लोग क्या कर रहे हैं, इस आर को इधर लेके जा रहे हैं और इस पूरे क्यू इंटू 10⁻11 को इसके नीचे लेके आ रहे हैं। तो यहां से आर कितना हो जाएगा, क्यू डिवाइडेड बाई 4πε0 इंटू क्यू इंटू 10⁻11। क्यू से क्यू कैंसिल, तो ये हमारे पास में आएगा 1/4πε0 इंटू 10⁻11। ठीक है, इस आर की वैल्यू यहाँ रखो, लेकिन अब स्क्वायर करके रखना है। तो ई कितना हो जाएगा, Q/4πε0 तो पहले से ही है हमारे पास में। आर को यहां से उठा के यहाँ रख रहा हूँ स्क्वायर करके, तो ये उल्टा हो रहा है। इसका मतलब ये 4πε0 स्क्वायर होगा, तो मैं 4πε0 को 2 बार लिख देता हूँ, और 10⁻11 भी स्क्वायर होगा, यानी कि 10⁻11 को भी मैं 2 बार लिख देता हूँ। ठीक है, देखो एक 4πε0 से एक 4πε0 कैंसिल हो गया, इसको आगे लिख देता हूँ 4πε0 फिर ये क्यू, और यहाँ पे 10⁻11 कितना हो जाएगा, 10⁻22 यूनिट्स वोल्ट पर मीटर है। ठीक है, कोई आंसर ऑप्शन में? हाँ है, फर्स्ट आंसर 4πε0 क्यू 10⁻22, यही अपना आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सम चार्जेस बीइंग गिवन टू ए कंडक्टर देन इट्स पोटेंशियल इज व्हाट, मैक्सिमम एट सरफेस, मैक्सिमम एट सेंटर, सेम थ्रू आउट द कंडक्टर, और मैक्सिमम समवेयर बिटवीन सरफेस एंड सेंटर। तो बहुत ईजी है, हम लोग कोई भी कंडक्टर को कोई चार्ज देते हैं, ठीक है, तो उसका जो सरफेस होता है वो इक्विपोटेंशियल सरफेस बन जाता है भाई, ये सेंटर है अपना, है ना। तो सारे पॉइंट्स पर जो पोटेंशियल होता है वो सेम होता है। ठीक है, और जब हम लोग इससे बाहर निकलते हैं तब वो पोटेंशियल डिक्रीज होता है ना, किसके हिसाब से याद है, V इज इक्वल टू
के क्यू डिवाइडेड बाई आर के हिसाब से, मान लो ये रेडियस ए है, तो सरफेस पर पोटेंशियल कितना होता है, v इक्वल टू के क्यू अपॉन ए। और जब हम लोग सरफेस से सेंटर तक जाते हैं तो ये पोटेंशियल चेंज नहीं रहता, या अभी भी के क्यू अपॉन ए ही रहता है। ठीक है, तो इसका मतलब है पूरे कंडक्टर पर और अंदर पोटेंशियल यही है, के क्यू अपॉन ए। ठीक है, और उसके बाहर जो पोटेंशियल है वो डिक्रीज हो रहा है ना। तो मैक्सिमम एट द सरफेस वाली कोई बात ही नहीं है ना, ये तो पूरे अंदर और सरफेस पर सेम रहता है ना। तो हम लोग ये नहीं पूछ सकते कि सरफेस पर ये मैक्सिमम है। इसी तरीके से यहाँ पर दे रखा है मैक्सिमम एट द सेंटर, तो हम लोग ये भी नहीं बोल सकते कि केवल सेंटर पर ही मैक्सिमम है, ये तो पूरे अंदर और सरफेस पर सेम है, तो ये भी गलत है। सेम थ्रू आउट द कंडक्टर, ये सही हो सकता है ना। क्यों? क्योंकि पूरे कंडक्टर के ऊपर सेम पोटेंशियल रहता है, चाहे इस पॉइंट पे चले आओ, चाहे इस पॉइंट पे चले आओ, चाहे इस पॉइंट पे चले आओ, पोटेंशियल के क्यू अपॉन ए ही रहेगा, ये सही हो सकता है। फिर क्या लिखा है, मैक्सिमम समवेयर बिटवीन सरफेस एंड द सेंटर, ये फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ बिल्कुल गलत है। तो हमारा जो आंसर है वो यही है कि जो भी कंडक्टर है उस पर पोटेंशियल सारी जगह पर सेम होता है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एक चार्ज्ड वायर इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ ए सेमी सर्कुलर आर्क ऑफ रेडियस ए। सेमी सर्कुलर आर्क बन रहा है, ठीक है भाई। इफ चार्ज पर यूनिट लेंथ इज लेमडा कूलोम पर मीटर, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर इज व्हाट। ठीक है, तो यहाँ शायद कुछ डेरिवेशन हम लोगों को करना पड़ सकता है, अभी देखते हैं। अपने पास कोई रिंग है, मान लेते हैं कि वो रिंग कुछ ऐसी है, ये जो रिंग है इसकी रेडियस हम लोगों को कितनी दे रखी है, ए दे रखी है, और ये इसका सेंटर ओ है। इस पर हम लोगों को चार्ज पर यूनिट लेंथ दे रखा है, मतलब सर इस पर जो चार्ज डेंसिटी दे रखी है वो लेमडा दे रखी है। इस पर प्लस चार्ज मान लेते हैं हम लोग, चार्ज कितना है, प्लस क्यू। ठीक है, तो इसकी कैलकुलेशन करने के लिए हम लोग सिमेट्री के हिसाब से इस रिंग को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। एक तो ये इधर वाला पार्ट ऊपर वाला, और एक ये नीचे वाला पार्ट। ठीक है, हम लोग यहाँ पर कोई छोटी सी लेंथ मानते हैं, इस लेंथ को हम लोग लिख देते हैं डीएल। लेंथ इसलिए मान रहे हैं क्योंकि ये लीनियर चार्ज डेंसिटी यूज कर रहा है, ये खाली एक रिंग है इसलिए। सरफेस होता तो हम लोग कुछ एरिया मानते हैं, वॉल्यूम होता तो हम लोग कुछ वॉल्यूम मानते हैं। ठीक है, अब इसके कारण से इस पर कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा, है ना। अब क्योंकि प्लस चार्ज है तो इसके कारण से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होएगा वो इस तरीके से दूर की तरफ होगा। अब ये क्योंकि छोटा है तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको हम लोग छोटा मान लेते हैं, डीई। ठीक है ना, मान लो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो यहां से अभी कुछ एंगल थीटा बना रहा है। अब ये जो डीएल है इसके कोरस्पोंडिंग हम लोग एक चार्ज मान लेते हैं डी क्यू। क्या चार्ज मान लेते हैं, डी क्यू। अब ये डी क्यू कितना होगा पहले तो ये कैलकुलेट कर लेते हैं, बताओ जरा कैसे कैलकुलेट करेंगे। ये जो डी क्यू है ये हो जाएगा चार्ज पर यूनिट लेंथ इंटू डीएल, और क्या, यही तो दे रखे, चार्ज पर यूनिट लेंथ इज लेमडा ना। तो यूनिट लेंथ की चार्ज लेमडा है, तो डीएल लेंथ की चार्ज कितनी होगी, इसको लेमडा को डीएल से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये डी क्यू इक्वल टू हो जाएगा लेमडा डीएल। ठीक है, तो इसके कारण से यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा वो डीई कितना होगा बताओ जरा, वो डीई आएगा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर वाले फॉर्मूले से, के डी क्यू अपॉन ये डिस्टेंस कितनी है, ए है, इतना आ जाएगा, और फिर हम लोग बाद में लेमडा लिए लग देंगे, तो के लेमडा डी एल डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा लेकिन वो इस डायरेक्शन में आएगा। अब देखो जितना ये पोर्शन है उसके जैसा का जैसा पोर्शन सिमेट्री के हिसाब से इधर है, तो इसके सिमेट्रिकली यहाँ पे कोई पोर्शन होगा ना, इसकी लेंथ भी डीएल होगी, और इसके कारण से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा वो इधर लगेगा, और इतना ही लगेगा मैग्नीट्यूड में, तो क्योंकि डिस्टेंस तो वो की वही है, बस डायरेक्शन इस तरफ होगी। अब ये एंगल थीटा है तो इसका ये वाला एंगल भी थीटा होगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो डीई है इसके दो कंपोनेंट्स करेंगे, एक तो इस तरीके से ओरिएंटल, क्या आएगा डीई कोस थीटा, क्योंकि जिधर थीटा होता है उधर हम लोग कोस थीटा से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और एक इस तरीके से परपेंडिकुलर, ये आएगा डीई साइन थीटा। इसी तरीके से इसके हम लोगों को कंपोनेंट करने, एक तो इधर वाला कंपोनेंट आएगा डीई कोस थीटा, और एक इस तरह से परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट आएगा डीई साइन थीटा। ठीक है, तो हम लोग इनके कंपोनेंट करते हैं, इस तरफ आएगा डीई कोस थीटा इसका, और इसका भी आएगा, तो हमारे पास में इधर 2 डीई कोस थीटा हो जाएंगे, और इसके कारण से इस तरफ नीचे की तरफ कंपोनेंट आएगा डीई
साइन थीटा, और इसके कारण से इधर ऊपर की तरफ कंपोनेंट आएगा डीई साइन थीटा। ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे, खाली यही प्लस होंगे। तो इन दोनों के कारण से सिमेट्री के हिसाब से जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आने वाला है वो कितना हो जाएगा, डीई नेट इज इक्वल टू 2 DE कोस थीटा, और इसकी डायरेक्शन इस तरफ है, लेफ्ट से राइट की तरफ, सेंटर पर। अब देखो, जैसे ये डीएल लेंथ का पोर्शन था, इसी तरह से इसके पास में एक और डीएल लेंथ का पोर्शन होगा, फिर एक और डीएल लेंथ का पोर्शन होगा, तो इन सब के लिए कोरेस्पोंडिंगली यहाँ पर भी कोई डीएल लेंथ का पोर्शन होगा, और उन सब के कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे, है ना। तो उन सब के जो ये वर्टिकल कंपोनेंट्स है डीई साइन थीटा, ये सब तो कैंसिल हो जाएंगे, और जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स है वो सारे के सारे प्लस हो जाएंगे। ठीक है, इसका मतलब है इन पूरे हिस्से के कारण से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है वो सेंटर से लेफ्ट के राइट की तरफ आ रहा है। ठीक है, तो सब प्लस हो जाएंगे, है ना, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी होती है लेकिन इनकी डायरेक्शन सेम है, इसलिए हम लोग उनको सीधे सीधे प्लस कर देंगे। तो ओ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, वो कितना आएगा, वो इस डीई नेट का इंटीग्रेशन करने से आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये पोर्शन कंटिन्यूअस है। तो जब हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे तो डीई नेट की वैल्यू लिख देते हैं, देखो जरा, 2 DE कोस थीटा। ठीक है, ये लिख दिया। अब डीई की वैल्यू लिख देते हैं, के लेमडा DL अपॉन ए स्क्वायर, ये हो जाएगा 2, फिर के लेमडा DL अपॉन ए स्क्वायर, और फिर कोस थीटा। ठीक है, अब ये जो इंटीग्रेशन हो रहा है इसके अंदर डीएल तो चेंज हो नहीं रहा है, डीएल तो हम लोगों ने स्मॉल लेंथ मान रखी है, लेमडा चेंज नहीं हो रहा, के चेंज नहीं हो रहा, ए चेंज नहीं हो रहा, चेंज क्या हो रहा है, ये थीटा, क्योंकि ये थीटा है तो ये थीटा है, इस वाले के लिए एंगल ये थीटा है। यहाँ पर कोई छोटा और पोर्शन मान लेते हैं तो उसके लिए थीटा ही छोटा होता है, यानी कि थीटा इज ओनली द वेरिएबल। तो हम लोग यहाँ पर डी थीटा लेके आएंगे, क्योंकि जो इंटीग्रेशन हो रहा है उसमें डी थीटा नहीं आ रहा है, जो वेरिएबल है उसका डी थीटा नहीं आ रहा है। तो वो कैसे लेके आएंगे, देखो जरा, उसको लेके आने के लिए हमारे पास में ये मेथड है कि ये जो डीएल है ना, इसको हम लोग कुछ ऐसे, मैं इसको जूम कर देता हूँ, ये हमारा डीएल है। ठीक है, ये हमारा यहाँ सेंटर था। ठीक है, मान लो ये जो लेंथ डीएल है, इसने यहाँ पर एक स्मॉल एंगल बनाया, उसको हम लोग बोल देते हैं डी थीटा, और ये रेडियस कितनी है, ए है। अब वो फॉर्मूला याद करो, थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर वाला फॉर्मूला, ना कि कोई सर्किल होता है, सर्किल पर रेडियस मान लो आर है, और ये जो आर के उसकी लेंथ एल है, तो सेंटर पर कितना एंगल बना रहा है, थीटा, थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर। तो यहाँ पर भी तो यही हो रहा है, ये कोई सर्किल है, उसका आर के कितना है लेंथ का, डीएल लेंथ का है, एंगल कितना बना रहा है, डी थीटा, और रेडियस कितनी है, ए है। तो हम लोग यहाँ पे डी थीटा इक्वल टू बोल सकते हैं डीएल डिवाइडेड बाई ए, ये बोल सकते हैं। तो यहाँ से डीएल की वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं, इस ए को उधर लेके चले जाओ, डीएल इज इक्वल टू हो जाएगा ए डी थीटा, आ गया वेरिएबल। इस डीएल की वैल्यू हम लोग यहाँ रख देते हैं और अपना काम करते हैं। तो जो ई आएगा वो क्या आ जाएगा, ई इज इक्वल टू ई नेट इंटीग्रेशन 2k, फिर ए, फिर डी थीटा डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर कोस थीटा, और एक लेमडा हमारा रह गया, ये लेमडा। अब देखो, एक ए से एक ए कैंसिल हो जाएगा, और बाकी सब कांस्टेंट है, तो हम लोग इसको बाहर निकाल देंगे, 2k लेमडा अपॉन ए, इधर कोस थीटा को आगे लिख देंगे और डी थीटा को पीछे लिख देंगे, ये हो गया। अब ये जो डी थीटा है, इसमें थीटा वेरिएबल है, तो थीटा चेंज कैसे हो रहा है, ये गौर करो, बताओ जरा, थीटा कैसे लेकर कैसे चेंज हो रहा है। थीटा हम लोग केवल इसके लिए कंसीडर कर रहे हैं, तो थीटा 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक चेंज होएगा। तो हो जाएगा 2k लेमडा अपॉन ए इंटीग्रेशन 0 से लेकर 90 डिग्री इंटीग्रेशन कोस थीटा डी थीटा। अभी तक हम लोगों ने इस इंटीग्रेशन को फाइनल नहीं कर रखा था, ठीक है, अब फाइनल हो गया। अब कोस का इंटीग्रेशन कितना होता है भाई, साइन होता है, तो ये हो जाएगा 2k लेमडा अपॉन ए साइन थीटा, या लिखेंगे 0 से लेकर π/2। ठीक है, पहले ऊपर वाली वैल्यू रखते हैं, फिर माइनस लगा नीचे वाली वैल्यू रखते हैं, तो ये हो जाएगा 2k लेमडा अपॉन ए साइन π/2 माइनस साइन 0, साइन 0 0 होता है, साइन π/2 1 होता है, तो ये आ जाएगा 2k लेमडा अपॉन ए। ठीक है, अब यहाँ पर k की टर्म्स में तो कोई आंसर दे नहीं रखा, k की जगह पर 4πε0 वाला वैल्यू रख दो,
तो ये आएगा 2 लेमडा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए से ये कैंसिल 2 टाइम्स, तो अपने पास आंसर हो जाएगा लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ए। ठीक है, कोई आंसर? हाँ, थर्ड आंसर है, तो ये अपना आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है a hollow insulated conducting sphere is given a positive charge of 10 माइक्रोकूलम। Q की वैल्यू हम लोगों को दे रखी है और स्फीयर कैसा है? कंडक्टिंग। व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर इफ इट्स रेडियस इज 2। फर्क पड़ता है, कंडक्टर के अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, तो यही अपना आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है a hollow metal sphere of radius 10 cm is charged such that the potential on its surface is 80 वोल्ट। सरफेस पर पोटेंशियल हम लोगों को 80 वोल्ट दे रखा है। द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर इज 80 वोल्ट ही रहेगा, क्योंकि पोटेंशियल तो अंदर चेंज ही नहीं होता। सेंटर से लेकर कोई भी स्फीयर है हमारे पास में, तो इस स्फीयर में सेंटर से लेकर सरफेस तक पोटेंशियल सेम होता है, तो वो 80 वोल्ट ही रहेगा। इस क्वेश्चन में क्या बोल रखा है? द डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ एयर एट एनटीपी इज 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर। डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ दे रखी है, यूनिट देखो यहाँ पे वोल्ट पर मीटर, मतलब हम लोगों को एक इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है ना। ठीक है, एयर का इलेक्ट्रिक फील्ड जो वहां पर स्टैंड कर सकता है। इससे ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो एयर चार्ज हो जाएगी। द मैक्सिमम चार्ज दैट कैन बी गिवन टू ए स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस 3 मीटर इज व्हाट। कहने का मतलब है कि हमारे पास में एक स्फेयर है, स्फेयर की रेडियस हम लोगों को दे रखी है 3 मीटर, इस पर हम लोग कोई चार्ज क्यों दे रहे हैं। ठीक है, जब हम लोग इसको चार्ज करने लगेंगे तो इसके ऊपर कुछ ना कुछ चार्ज आने लगेगा, इसका कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड बनने लगेगा। एक लिमिट तक ही हम लोग इसको चार्ज दे सकते हैं, है ना, क्योंकि उससे ज्यादा हम लोग इसको चार्ज करेंगे या इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करेंगे तो उसके आसपास की जो एयर होती है ना, चार्ज हो जाएगी, या फिर बोलते हो कि ये जो चार्ज है वो एयर में लीक हो जाएगा। वो हम लोगों को दे रखा है डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ एयर। इससे ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड इसके आसपास हम लोग डेवलप नहीं कर सकते। तो ये दे रखी है 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर। अब ये जो कंडक्टिंग स्फीयर है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा KQ डिवाइडेड बाई रेडियस स्क्वायर। यही तो है ना। और ये हम लोगों को मैक्सिमम दे रखा है 3 × 10⁶। बस अब इसको कैलकुलेट करना है ना। तो Q निकालने के लिए R² वगैरह उधर लेके चलिए आओ, Q ही निकालना है ना, मैक्सिमम चार्ज, है ना। तो ये हो जाएगा 3 × 10⁶, इधर आ जाएगा R² और इधर आ जाएगा डिवाइडेड बाई K। ठीक है, यूनिट्स वगैरह चेक कर लो जरा, मीटर में दे रखी है ना, कोई दिक्कत ही नहीं। सेंटीमीटर में होती तो हम लोग को सोचना पड़ता। तो ये बन जाएगा 3 × 10⁶। K की वैल्यू कितनी होती है? 9 × 10⁹। R की जगह पर 3 रखेंगे तो 3 कितना हो जाएगा? 9। 9 से 9 कैंसिल, कितना आएगा? 3। और ये ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा? 10⁻³ बस यही चार्ज है। तो कुछ आंसर दे रखा है क्या? हाँ, ये सेकेंड वाला, यही अपना ऑप्शन है। इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है? 2 spherical conductors A and B of radii 1 mm and 2 mm are separated by a distance of 5 cm. ठीक है, and are uniformly charged. If the spheres are connected by a conducting wire, then in equilibrium condition, किस कंडीशन में? Equilibrium condition, the ratio of the magnitude of the electric field at the surfaces of spheres A and B is what? तो इसमें ये बोल रखे है कि अपने पास में 2 स्फेयर्स हैं, ये और एक ये। ठीक है, इसमें से एक की रेडियस 1 मिलीमीटर है, ये 1 मिलीमीटर है, और दूसरे की रेडियस 2 मिलीमीटर है। मैंने दोनों बराबर ही बना लिए, ये ज्यादा है। ठीक है, और इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो 5 सेंटीमीटर है। ये जो डिस्टेंस है ये 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस है। ठीक है, अब इन पर कोई चार्ज होगा, फिर अब हम क्या कर रहे हैं कि इनको वायर से कनेक्ट कर रहे हैं। जब हम लोग इनको वायर से कनेक्ट करेंगे तो कुछ टाइम के बाद में यहाँ पर इक्विलिब्रियम कंडीशन आ जाएगी। इक्विलिब्रियम कंडीशन का मतलब ये कि एक कंडक्टर से दूसरे कंडक्टर में, मतलब एक स्फीयर से दूसरे स्फीयर में चार्ज फ्लो होगा, और वो तब तक होगा जब तक कि दोनों के पोटेंशियल सेम नहीं आते। क्या सेम नहीं आते? पोटेंशियल सेम नहीं आते, है ना। तो जब पोटेंशियल सेम हो जाएगा तब मान लो इस पर जो चार्ज है वो Q1 है और इस पर जो चार्ज है वो Q2 है। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए दोनों के पोटेंशियल सेम होने चाहिए, इसका खुद का पोटेंशियल और इसका खुद का पोटेंशियल। तो इसका खुद का पोटेंशियल KQ/R से हम लोग निकालते हैं। KQ1/R को मैं R1 लिख रहा हूं अभी। ठीक है, और इसका पोटेंशियल ये हो जाएगा KQ2/R2। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में ये हो जाएगा, K से K कैंसिल, तो हमारे पास में Q1/R1 की वैल्यू आएगी Q2/R2। ठीक है, अब अपन को क्या बोल रखा है? रेशियो ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड्स एट द सरफेसेस
ऑफ स्फेयर्स ए एंड बी। तो मान लो ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड ई ए है और बी पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है ई बी। इनका रेशो निकालते हैं तो ये पहले वाले के लिए के क्यू वन अपॉन क्या होता है रेडियस स्क्वायर, तो ये लिखेंगे आर वन स्क्वायर। और इसी तरीके से इसके लिए लिखेंगे तो ये हो जाएगा के क्यू टू अपॉन आर टू स्क्वायर। अब एक रेशो में दूसरा रेशो डिवाइड हो रहा है तो ये रेशो उल्टे हो जाएंगे, कैसे के कैंसिल कर ही देते हैं। तो अपने पास क्यू वन बाई आर वन स्क्वायर इंटू आर टू स्क्वायर बाई क्यू टू हो जाएगा। अब देखो ये वैल्यू हम लोगों को पता है और इसको कैलकुलेट करना है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पर, मैं इस क्यू टू को क्यू वन के नीचे रख रहा हूँ, क्यू वन अपॉन क्यू टू, और यहाँ लिख रहा हूँ आर टू स्क्वायर अपॉन आर वन स्क्वायर। हम लोग को क्यू वन और क्यू टू तो पता नहीं, हम लोगों को कम से कम रेडियस तो पता है 1 मिलीमीटर और 2 मिलीमीटर। तो यहाँ से क्यू वन क्यू टू का रेशो निकाल लेता हूँ, क्यू टू इधर ले आता हूँ तो ये हो जाएगा क्यू वन अपॉन क्यू टू, और आर वन इधर ले आता हूँ तो ये हो जाएगा डिवाइड आर वन डिवाइडेड बाई आर टू। तो क्यू वन अपॉन क्यू टू की वैल्यू मैं यहाँ रख देता हूँ, तो आर वन अपॉन आर टू इंटू आर टू स्क्वायर अपॉन आर वन स्क्वायर। एक आर वन से एक आर वन कैंसिल, एक आर टू से एक आर टू कैंसिल, तो अपने पास आएगा आर टू डिवाइडेड बाई आर वन। दोनों मिलीमीटर में दे रखे हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ये 2 डिवाइडेड बाई 1 यानी कि आंसर कितना हो जाएगा 2:1। तो ये अपना आंसर है। इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 2 कंसेंट्रिक स्फीयर्स है, ठीक है, ऑफ रेडियाई कैपिटल आर एंड स्मॉल आर, मतलब हम लोग इसको छोटा मानेंगे इसको बड़ा मानेंगे, हैव सिमिलर चार्जेस, सिमिलर मतलब एक जैसे चार्जेस हैं, विद इक्वल सरफेस डेंसिटी सिग्मा। अच्छा ठीक है, दोनों के चार्ज डेंसिटीज सेम है। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट देयर कॉमन सेंटर, सिग्मा में हम लोगों को आंसर लिखना है। तो सिचुएशन ये है कि अपने पास में 2 स्फीयर्स हैं इस तरीके से, है ना, और दोनों की जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो सिग्मा है। छोटे वाले की रेडियस स्मॉल आर मान लेता हूँ, बड़े वाले की रेडियस को मैं कैपिटल आर मान लेता हूँ। यहाँ सेंटर ओ पर हम लोगों को पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो मान लिया इस पर जो चार्ज है वो Q1 है और इस पर जो चार्ज है वो Q2 है, ठीक है। अब ये पॉइंट दोनों के अंदर है। अब हम लोगों को पता है कि कोई भी स्फीयर के सेंटर पर या अंदर पोटेंशियल उसके सरफेस के इक्वल रहता है, यानी कि यहाँ पर पोटेंशियल लिखना है तो सरफेस वाले पोटेंशियल का फॉर्मूला लगा दो के क्यू अपॉन आर वाला। अब O पर Q1 के कारण से जो पोटेंशियल आएगा वो कितना आएगा बताओ जरा, वो के Q1 अपॉन छोटे वाले की रेडियस R, और बड़े वाले के कारण से O पर पोटेंशियल कितना आएगा के क्यू टू डिवाइडेड बाई कैपिटल आर, ये आ जाएगा, ठीक है। के हम लोग बाहर निकाल लेते हैं, हो जाएगा Q1 अपॉन स्मॉल आर प्लस Q2 अपॉन कैपिटल आर, ठीक है। अब जो आंसर दे रखे हैं वो एप्सिलॉन 0 में दे रखा है, यानी कि के को हम लोगों को 1/4 एप्सिलॉन नॉट लिखना पड़ेगा और Q1 Q2 हटाने पड़ेंगे। अब पहले वाले के लिए देखो, सिग्मा इक्वल टू दे रखा है Q1 अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, इसकी भी सिग्मा है, तो पहले इसके लिए लिखता हूँ। तो सिग्मा इक्वल टू Q1 अपॉन आएगा, तो Q1 कितना आएगा 4 पाई आर स्क्वायर को उधर लेके चले जाओ, तो Q1 की वैल्यू आ गई 4 पाई आर स्क्वायर सिग्मा। इसी तरीके से दूसरे वाले के लिए, बड़े वाले के लिए दे रखा है सिग्मा इक्वल टू Q2 डिवाइडेड बाई 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, इसको उधर लेके चले जाओ, तो Q2 इक्वल टू हो जाएगा 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर सिग्मा। ये Q1 और Q2 यहाँ पुट कर दो, तो V कितना आएगा बताओ जरा। K को मैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख रहा हूँ, Q1 कितना था, ये था 4 पाई आर स्क्वायर सिग्मा अपॉन कितना है स्मॉल आर, प्लस Q2 की वैल्यू कितनी है 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर सिग्मा अपॉन कैपिटल आर। यहाँ कुछ कैंसिल होगा, एक तो 4 पाई कॉमन होके बाहर आ जाएगा, तो 4 पाई डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दूसरा एक आर से एक आर कैंसिल, एक आर से एक आर कैंसिल, तो यहाँ आएगा स्मॉल आर सिग्मा प्लस कैपिटल आर सिग्मा। सिग्मा भी कॉमन होके बाहर आ जाएगा, ये दोनों कैंसिल, तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। ये अपने पास सेंटर पर यानी कि O पर पोटेंशियल आ जाएगा, ठीक है क्या कोई ऐसा आंसर? हाँ है, ये अपना करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन में हम लोगों को बोल रखा है द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट एक्स वाई जेड इज गिवन बाई दिस वन, यानी V जो है एक्स वाई और जेड तीनों में चेंज हो रहा है।
द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ई एट दैट पॉइंट इज व्हाट। आई जे के में आंसर कुछ आ रहा है, ठीक है। तो जब v तीनों डायरेक्शन में चेंज हो रहा होता है तब इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग कौन से वाले फॉर्मूले से देते हैं, याद करो। वेक्टर ई इक्वल टू होता है माइनस डेल वी बाई डेल एक्स आई के माइनस डेल वी बाई डेल वाई जे के और माइनस डेल वी बाई डेल जेड के, ठीक है। आई जी के तो हम लोगों को समझ में आई है। जो डेल वी बाई डेल एक्स इसका मतलब है कि v का डिफ्रेंसिएशन केवल x के रेस्पेक्ट में करना है, y और z को कांस्टेंट करना है। इसमें डेल वी बाई डेल वाई का मतलब है v का डिफ्रेंसिएशन केवल y के रेस्पेक्ट में करना है, x और z को कांस्टेंट करना है। डेल वी बाई डेल जेड का मतलब क्या है कि v का डिफ्रेंसिएशन z के रेस्पेक्ट में करना है, x और y को कांस्टेंट करना है, ठीक है। तो हम लोग इसको 1 बाई 1 करते हैं और यहाँ पे इसकी वैल्यू रखते हैं। तो डेल वी बाई डेल एक्स करना है तो हम लोग लिखेंगे डेल बाई डेल एक्स, v कितना दे रखा है माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स जेड क्यू प्लस 4। तो यहाँ पर हम लोगों को डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट पे करना है, y और z को कांस्टेंट मानेंगे। तो जब हम लोग इसका अलग अलग डिफरेंशिएशन करेंगे तो कैसे लिखेंगे, माइनस वाई को तो बाहर लिख देंगे क्योंकि y को कांस्टेंट माना हुआ है। तो डिफरेंशिएशन हम लोग, अब मैं डेल की जगह डी यूज कर रहा हूँ, डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर ही लिखेंगे यहाँ पर। y और z को इसमें कांस्टेंट मानना है क्योंकि यहाँ x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। इधर जेड क्यूब को कांस्टेंट मानेंगे तो जेड क्यूब बाहर आ जाएगा डी बाई डी एक्स एक्स प्लस यहाँ पे कुछ है नहीं, खाली ये कांस्टेंट है तो ये डी बाई डी एक्स 4। तो ये तो कंप्लीटली जीरो हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन किसी के भी रेस्पेक्ट में करेंगे वो जीरो है। डी एक्स बाई डी एक्स 1 हो जाएगा। तो ये जेड क्यूब एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2 आगे आ जाएगा और यहाँ पर आएगा माइनस का 2 वाई और फिर उसके बाद में आएगा एक्स। तो ये डेल वी बाई डेल एक्स हो गया। इसी तरीके से डेल वी बाई डेल वाई करते हैं तो मैं इसको लिख देता हूँ डी बाई डी वाई और फिर से माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स जेड क्यूब प्लस 4। तीनों का अलग अलग डिफरेंशिएशन करेंगे। अब जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो एक्स और जेड को कांस्टेंट लेना पड़ेगा, इधर केवल वाई के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा। तो इसका डिफरेंशिएशन हम लोग लिख रहे हैं डेल वी बाई डेल वाई, पहले वाले में इस एक्स स्क्वायर को कांस्टेंट लेना पड़ेगा तो माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी वाई, इसमें तो y है ही नहीं तो माइनस एक्स जेड क्यूब डी 1 बाई डी वाई और इसमें भी नहीं है तो डी बाई डी वाई 4। ये जीरो हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन है, 1 भी कांस्टेंट तो ये भी जीरो हो जाएगा। तो ये पूरा टर्म हट जाएगी, खाली ये बचेगा डी बाई डी वाई 1 होता है तो यहाँ पर कितना आएगा खाली एक्स स्क्वायर। इसी तरीके से डेल वी बाई डेल जेड में हम लोग जेड के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, एक्स और वाई वाले को कांस्टेंट मानेंगे, है ना। तो ये ऐसे लिखा जाएगा डी बाई डी जेड माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स जेड क्यूब प्लस 4। तो इसका डिफरेंशिएशन पहले कर रहे हैं, इसमें तो जेड है ही नहीं तो पूरे को बाहर ले लेंगे माइनस एक्स स्क्वायर वाई डी 1 बाई डी जेड, इसमें जेड है एक्स को बाहर ले लेंगे माइनस डी बाई डी जेड जेड क्यूब और डी 4 बाई डी जेड। ये कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन जीरो, ये कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन जीरो। तो ये दोनों टर्म्स हट जाएंगे, केवल ये बचेगा। इसमें 3 को आगे ले लेंगे और ऊपर पावर कितनी आएगी 2, ये आएगा माइनस 3x जेड स्क्वायर। अब इन तीनों को यहाँ पे रख देंगे, कौन से तीनों, एक ये वाला एक ये वाला और एक ये वाला, ये यहाँ रखेंगे तो देखो कैसे आएगा। पहले x वाला रख रहे हैं तो x वाला ये है और आगे माइनस लग रहा है ना, आगे माइनस लगेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस, ठीक है। कहीं आ रहा है क्या प्लस जेड क्यूब, इसमें आ रहा है ना। तो अपने पास जो वेक्टर ई आएगा वो कितना हो जाएगा 2yx प्लस जेड क्यूब फिर आई कैप और y वाले में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, हाँ, प्लस एक्स स्क्वायर जे और जेड वाले के अंदर भी हो जाना चाहिए माइनस माइनस प्लस, हाँ हो रहा है। तो फिर यही अपना आंसर है 3x जेड स्क्वायर के। तो फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा आंसर है। अब इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, the electric field at a distance 3r by 2 from the center of a charged conducting spherical cell, कौन सा spherical cell है, conducting of radius capital R is E, ठीक है। the electric field at the distance r by 2 from the center of the sphere is 0। भाई इसमें तो सिंपल है ना, conducting sphere दे रखा है, ठीक है। ये इसकी रेडियस कितनी है r है, इससे बाहर कहीं पर दे रखा है 3r by 2। भाई 3 by 2 तो डेड होता है ना, तो बाहर है
यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर का है। अब हम लोग को पूछा कहाँ पर है, r/2, मतलब इसके अंदर कहीं भी पूछा है, यहाँ है r/2, तो ये तो कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर हो गया, और अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। क्या कैलकुलेट करना है? अब इस क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, 4 इलेक्ट्रिक चार्ज +q माइनस क्यू एंड माइनस क्यू आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर्स ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड 2l। ठीक है, ये कोई स्क्वायर है, इसकी सबकी साइज कितने दे के 12। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट ए मिडवे बिटवीन द टू चार्ज +q एंड +q इज व्हाट। यहाँ पर हम लोगों को पोटेंशियल निकालना है, तो इन सब के कारण से पोटेंशियल आएगा। ठीक है, वो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आएंगे, और ये स्केलर क्वांटिटी है, तो जो भी चार्ज जो भी पोटेंशियल आएंगे उनको सीधे सीधे प्लस कर देंगे। ठीक भाई, तो करते हैं। ये पूरी डिस्टेंस 12 दे रखी है, तो +q की a से डिस्टेंस कितनी होगी l, और इसी तरीके से इस +q की a से डिस्टेंस कितनी होगी l। ठीक है, ये डिस्टेंस कितनी दे रखी है 2l, तो -q की a से डिस्टेंस कितनी आएगी बताओ जरा। ये आ जाएगी √l² प्लस 4l², यानी कि आएगी l√5, ये डिस्टेंस आएगी। तो इसी तरीके से -q की यहाँ से डिस्टेंस भी यही आनी है l√5। सारी डिस्टेंसेस हम लोगों को पता है, तो ए पर जो पोटेंशियल आएगा वो कितना आएगा, इसके कारण से पोटेंशियल kq बाई डिस्टेंस यानी कि l, प्लस इसके कारण से पोटेंशियल kq बाई l। अब ये नेगेटिव चार्ज है, तो प्लस की जगह माइनस लगाना पड़ेगा, तो हो जाएगा माइनस kq बाई ये वाला डिस्टेंस l√5, और इसी तरीके से ये नेगेटिव साइन वाला चार्ज है, तो इसके कारण से भी हम लोगों को माइनस लगाना पड़ेगा, माइनस kq बाई ये डिस्टेंस कितनी है l√5। ये दोनों एक जैसी हैं, तो ये जाएगा 2 kq बाई l, और ये दोनों भी एक जैसे हैं, तो हो जाएगा -2 kq बाई l√5। अब इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, 2 kq बाई l कॉमन आ रहा है, या 1 - 1/√5 बचेगा। ठीक है, तो हाँ ऐसे कुछ ऑप्शन दिख रहे हैं, तो k नहीं है इस ऑप्शन में, तो हम लोग इसको 1/4πε0 लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा 1/4πε0 l 1 - 1/√5। ये क्या इसके देता कोई आंसर 2q अपन, यही अपना आंसर है। अब अगले क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, 4 पॉइंट चार्ज -q कैपिटल Q माइनस स्मॉल q 2q are placed one at each corner of the square. The relation between capital Q and small q for which the potential at the center of the square is 0 is what। ठीक है, भी सिंपल है, तो हम लोग को स्क्वायर दे दिया। ठीक है, और यहाँ पर कहीं पर सेंटर है, तो इन चार्जेस को हम लोग अरेंज करते हैं, कैपिटल Q -q 2q और 2 कैपिटल Q। जब चार्जेस दे रखी है तो हम लोग उनको ऐसे अरेंज कर सकते हैं या ऐसे अरेंज कर सकते हैं। अरेंज करना है तो सिक्वेंशियली अरेंज करना है, ऐसे नहीं कि कैपिटल Q यहाँ लिख दिया फिर स्मॉल q यहाँ लिख दिया, ये नहीं चलेगा। इस तरीके से अरेंज करो या फिर इस तरीके से अरेंज करो। ठीक है, अब डिस्टेंस तो हम लोगों को कुछ दे नहीं रखी, तो मान लेते हैं ये डिस्टेंस r है, तो सारे चार्जेस की इससे जो डिस्टेंस होगी वो r ही होगी। अब इसके कारण से इस पर पोटेंशियल नेगेटिव आएगा, इसके कारण से नेगेटिव आएगा, इसके कारण से पॉजिटिव और इसके कारण से पॉजिटिव आने वाला है, तो हम लोग नेट पोटेंशियल लिख देते हैं डायरेक्ट। पहले इसके कारण से लिख रहा हूँ -kq डिवाइडेड बाई r, फिर इसके कारण से लिख रहा हूँ -k स्मॉल q डिवाइडेड बाई r, फिर इसके कारण से लिख रहा हूँ प्लस आएगा 2k स्मॉल q डिवाइडेड बाई r, फिर इसके कारण से लिख रहा हूँ प्लस 2k कैपिटल Q डिवाइडेड बाई r, और ये कितना दे रखा है 0। तो इसमें से कुछ कॉमन आएगा क्या, k कॉमन आ जाएगा, स्मॉल r कॉमन आ जाएगा, यहाँ कितना बचेगा -q प्लस इतना +2q और प्लस 2 कैपिटल Q इज इक्वल टू 0। ये तो 0 में चला जाएगा, और इधर कितना आएगा अभी 2q और q आएगा, इधर कितना आएगा प्लस स्मॉल q इज इक्वल टू 0, तो कैपिटल Q इज इक्वल टू -q। ये क्या ऑप्शन में हाँ है, यही आंसर। इस क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, ए बी एंड सी आर 3 पॉइंट्स इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज मैक्सिमम एंड सेम। ठीक है, तो देखो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल कम होता है भाई, है ना।
या फिर से बोल दो कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होता है ना। तो जो प्लस वाला पोटेंशियल है वो ज़्यादा होगा, जो नेगेटिव वाला पोटेंशियल है वो कम होएगा। तो इधर पोटेंशियल ज़्यादा, इधर पोटेंशियल कम है। ठीक है, तो इधर पोटेंशियल ज़्यादा है, बी पर पोटेंशियल सबसे ज़्यादा होगा।